नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों देखिए, आज जो है हम कवर करने वाले हैं टीजीटी कमीशन के मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 ये आज रहने वाला है, जो कि टीजीटी का एग्ज़ाम आपका आ जाएगा या फिर 2020 के एंड में या फिर उससे पहले ये आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। इसमें जो है आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस। तो जनरल अवेयरनेस के हम अलग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और जो इंग्लिश के हैं वो अलग डिस्कस करेंगे, और सोशल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट आता है वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है, इसको अच्छी तरह आप अटेम्प्ट कीजिएगा। मेरा आंसर देखने से पहले खुद अपना आंसर लगाएं, उसके बाद ही मेरा आंसर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो पहला इंडियन कौन था, इंडियन प्रेसिडेंट कौन था यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का? तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। तो इंडिया के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये आपने याद रखना है। सेकेंड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ। यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, इसके साथ जो है ज्वाइन नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो एशियान इसे हम पूरा बोलते हैं। तो इसका राइट क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है एशियान। तो ये एशियान जो है ये अलग कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ का जो है एक समूह है। इसमें कितनी कंट्रीज़ आती हैं? कमेंट जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये जिनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आप जो है नीचे बॉक्स में लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन है जिनेवा, हेग, एम्स्टर्डम एंड वेना। तो आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है हेग। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में। तो नीदरलैंड्स में है इसका हेडक्वार्टर, जो कि हेग में है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मीन्स जो कि आपके एक ट्रीटी बनाई जाती हैं कि आप जो है इतने वेपन से ज़्यादा जो है इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनका जो है आप बनाएंगे नहीं। जैसा कि आपने काफ़ी बार इसके बारे में सुना होगा, CTBT, यह है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ओके, तो इसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि चाइना हो गया, उसमें जो है इन्होंने क्या किया कि जो आप जो है इतने इन्होंने डिसाइड किया कि इससे ज़्यादा जो है आप न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं तैयार नहीं करेंगे। तो इन पे जो है साइन किया जाता है, ये ट्रीटी होती है। तो इनमें से जो है एक डिसआर्मामेंट की ट्रीटी नहीं है, वो है हमारी नाटो की। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है अलग अलग कंट्रीज़ की जो फोर्सेस हैं उसका एक समूह है। जैसे कि नाटो की फोर्सेस आपने देखी होंगी, सीरिया में भी लड़ती हैं। आपका जो अफ़गानिस्तान में वॉर चल रही है वहाँ पे भी जो है नाटो की फोर्सेस रहती हैं। नाटो की फोर्सेस जो है अलग अलग कंट्रीज़ की फोर्सेस आपस में मिलकर लड़ती हैं, वो उसका नाम दिया गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें डिसआर्मामेंट का जो है इससे कोई रिलेशन नहीं है। बाकी की आपको NPT जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, और साल्ट ट्रीटी है। तो ये सारी की सारी जो है डिसआर्मामेंट की ट्रीटीज़ हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास, द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज इन। तो UN जनरल असेंबली कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप खुद आंसर दीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑफिस। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज सार्क फाउंडेड। तो सार्क कब बना था? आपके पास 4 ऑप्शन, खुद लगाइए इसका आंसर, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। तो सार्क कब बना था? सार्क बना था 1985 में। 1985 में। और सार्क के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं? सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमने एशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं? इसमें हमारी 8 कंट्री आती हैं। तो उन 8 कंट्रियों का नाम आप देखिए मैप में भी देखिए उनके कंट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। ओके, तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो जो अमेंडमेंट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट का मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे पॉलिटी लेक्चर्स करके मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर रहता है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है 368। आर्टिकल 368 में जो है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ओके, और उसमें मैंने बताया है कि अमेंडमेंट कैसे किए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज़ देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है? आपके पास ऑप्शन है वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, या फिर नन ऑफ द दीज। तो देखिए, आपने इंडिया में काफ़ी सारी पार्टीज़ देखी हैं, कितनी सारी पार्टीज जो है रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी यानी कि काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, दो पार्टी तो है नहीं, वन पार्टी तो है नहीं, जैसे कि चाइना की है कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, तो हमारे यहाँ पे है मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास, द स्लोगन यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम वाज गिवन बाय, काफ़ी फेमस कोट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसने बोला था? ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये काफ़ी फेमस कोट है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो पहली स्टेट कौन सी थी जो कि लैंग्वेज बेस पे बनाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो कौन सी स्टेट थी वो थी हमारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच वाज बिल्ट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो इसको हम सेपरेटली जो है डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इनमें से जो है फंडामेंटल कौन सा नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में आता है? ये तो फंडामेंटल राइट है ना। तो आर्टिकल 14 से लेके हमारे 18 तक जो है राइट टू इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट्स आते हैं। राइट टू फ्रीडम भी एक फंडामेंटल राइट है, तो ये कौन से आर्टिकल्स में आता है? ये आर्टिकल 19 से लेके आपके 22 तक ये है राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फंडामेंटल की आत्मा बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बताया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा? BR अम्बेडकर द्वारा। तो ये आता है आर्टिकल 32 में। तो कौन सा आर्टिकल नहीं है फंडामेंटल राइट में? राइट टू प्रॉपर्टी। बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, स्टार्टिंग में जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे जो था फंडामेंटल राइट्स में था, लेकिन जो है इसे हटा दिया गया और 300A आर्टिकल में डाल दिया गया है। तो पहले ये 31A में था, अब ये 300A आर्टिकल में डाला गया है, जो कि एक लीगल राइट है। ओके, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद है व्हेन द ऑफिसेज ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट हु परफॉर्म्स देयर फंक्शन। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वैकेंट रहता है, खाली रहता है, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई हो, या फिर वो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, कुछ आप बीमार हो गए हो, या कुछ ऐसा वैसा कुछ, अगर वो ऑफिस में ना हो, दोनों के दोनों, अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, तो उसकी जगह कार्य कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा उतने समय के लिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, यहाँ पे बोला गया है, तो कार्य कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट की तरह काम कौन करेगा वहाँ पे? तो वो करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्य है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो, तो ये एक्शन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल रेजिडेंस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑफिस, जो आपका ऑफिस रेजिडेंस है, उसका नाम क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस D, 7 लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली। ओके, तो पहले इसे क्या बोला जाता था? पहले इसे बोला जाता था 7 रेस कोर्स रोड। ओके, 7 रेस RCR भी आपने सुना होगा, 7 RCR, 7 रेस कोर्स रोड, न्यू दिल्ली। बट उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली। और इसे जो है पंचवटी भी बोलते हैं, इनके हाउस को पंचवटी। ओके, पंचवटी किसका रेसिडेंस है? तो आपको मालूम होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है।
नेक्स्ट है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। जो लोकसभा का स्पीकर रहता है उसे कौन इलेक्ट करता है? तो इसे इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा। ओके, तो मेंबर्स जो रहते हैं लोकसभा के वोटिंग के थ्रू ही इसे जो है इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्राइम मिनिस्टर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये एक प्राइम मिनिस्टर की ऑटोबायोग्राफी है। तो किसकी है ये? तो इसका राइट आंसर है आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जो है इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर? तो ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा सीमा जो है टच करती है, तो ये आपको मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बीबी का मकबरा इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो बीबी का मकबरा जो है इंडिया की कौन सी सिटी में है? आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, औरंगाबाद, मुरादाबाद या फिर फैज़ाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो है बीबी का मकबरा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया था? और इसे जो है टॉम्ब ऑफ द लेडी भी बोला जाता है। बीबी का मकबरा को टॉम्ब ऑफ द लेडी, ये भी इसका नाम दिया गया है। तो ये जो है औरंगज़ेब का जो सन था आज़म, उसके द्वारा जो है बनाया गया था अपनी माँ की जो है उसकी याद में। तो उसके बेटे ने बनाया था आज़म ने। ओके, औरंगाबाद में ये बना है। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यूरिया इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय। तो यूरिया जो रहता है हमारे ब्लड में, तो वो कहाँ से एक्सक्रीट करता है? आपके पास ऑप्शन है हार्ट, स्टोमक, किडनीज और स्प्लीन। तो यूरिया कहाँ से करता है? किडनी से, हमारे किडनी से। जो आप जो शौचालय जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो वहाँ से जो है यूरिया जो है निकलता है हमारी किडनी के थ्रू। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इबोला वायरस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। देखो इबोला वायरस आपने देखा था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैला था। तो इबोला जो नाम था ये कहाँ से आया है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ये एक सिटी का नाम है, या फिर एक रिवर का नाम है, या स्टेट का नाम है, या किसी माउंटेन का नाम है। तो एक्चुअल में जो है इबोला जो एक नाम है रिवर का अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ओके, तो ये एक रिवर का नाम है जिससे इन्होंने नाम बनाया इबोला वायरस। ओके, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेन खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो है इनमें से कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है राइस, कॉटन, बाजरा या फिर बार्ली। तो कौन सी है खरीफ? तो इसमें जो है आपकी, तो इसमें जो आपकी ये बार्ली है ये एक खरीफ क्रॉप है। ओके, खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम कवर्स द स्टूडेंट अप टू क्लास। तो मिड डे मील स्कीम जो है गवर्नमेंट स्कूल में वो कौन से क्लास तक की है? कौन से क्लास तक वहाँ पे दी जाती है मिड डे मील स्कीम? तो ये इसका आंसर है 8th क्लास तक। ओके, तो 8th क्लास तक को है मिड डे मील स्कीम जो है चलाई गई है गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें खाना दिया जाता है बच्चों को, जो आपका रिसेस टाइम रहता है जो भी, उसमें मिड डे मील स्कीम में। और मिड डे मील स्कीम जो है ये कब आई थी? तो कब आई थी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डूरंड लाइन टू डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन अनडिवाइडेड इंडिया एंड अफगानिस्तान वाज ड्रॉन इन। तो डूरंड लाइन जो है किसके किसके बीच में है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम बोलते हैं डूरंड लाइन। यहाँ पे कब बनाई गई थी ये लाइन? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब खींची गई थी ये दोनों देशों के बीच में लाइन? तो ये 1896 में। तो 1896 में जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन जो है खींची गई थी। डूरंड लाइन बेसिकली आपको देखने को मिलेगी पीओके में, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। बाल्टिस्तान जो गिलगिट वाला रीजन है उस साइड में आपको देखने को मिलेगी जो डूरंड लाइन है। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री नोन एज सीरिया इज लोकेटेड इन। तो सीरिया जो है एशिया में है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका में है, या फिर अफ्रीका में है। तो इसका राइट आंसर आपने खुद देना है, फिर मेरा आंसर देखना है। तो ये एक जो है दोस्तों एशियन कंट्री है। सीरिया जो है एशिया के अंडर आता है, ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये एशियन कंट्री। तो ये थे हमारे आज के जो MCQ मॉक टेस्ट।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी जो है मॉक टेस्ट लेके आएंगे टीजीटी कमीशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो है हमारी हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की क्लासेस भी चल रही हैं, तो उनके लेक्चर भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। HPGK करके जो है हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें से आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, और आगे भी ये टॉपिक्स आते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और जो आप साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलता है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो है नोटिफिकेशन जो है आपके जो है नोटिफिकेशन बार में आती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।